हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त बलदेव चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूं बाउंडलेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे 16 तारीख यानी कि 16 फरवरी 2026 से राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक फाउंडेशन बैच थ्योरी के साथ शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब वक्त हो गया है उस बैच को गति देने का, उस बैच को शुरू करने का। तो जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे सभी साथी, क्योंकि ये इम्तिहान हमारे साथ साथ एक आपका भी इम्तिहान है कि आप कितने कटिबद्ध तरीके से हमारे साथ मेहनत कर पाते हो। बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे। जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पर तपेंद्र कुमार मीना है, अमर सिंह माली है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी के लिए क्लियर है ना? तो एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो जो है वो आप तक क्लियर आ रही है। बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करते हैं सेशन की शुरुआत। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हमारी शुरुआत है, और ये शुरुआत ही नहीं, एक एक उस फैक्ट पर चर्चा करूंगा, आपको जीरो से हीरो तक वहां तक पहुंचाऊंगा जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपके सामने हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। आप एक एक क्वेश्चन का सटीकता के साथ आंसर निकाल सकोगे। ये देखिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान। क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान। और आप लोग जानते हो कि जब हम सामान्य ज्ञान की चर्चा करते हैं तो उस सामान्य ज्ञान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आप कहोगे मेरे साथी कि इस सामान्य ज्ञान के अंदर हमें हर एक क्षेत्र की, चाहे भारत की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, हमें उसके भौगोलिक स्वरूप को देखना होगा, हमें भूगोल देखनी होगी। इसके अलावा प्रिय मित्रों, आप कहोगे कि सर हमें अपनी कल्चर देखनी होगी, जिसे हम लोग कहते हैं कला और संस्कृति। इसके अलावा आप कहोगे कि सर हमें हमारा इतिहास देखना होगा। इसके अलावा गुरुजी आप कहोगे कि सर हमें अपनी अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, वो हमें अपनी अर्थव्यवस्था देखनी होगी। इसके अलावा गुरुजी हमें वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, यानी कि हमें अपना करंट देखना होगा। टेंशन फ्री रहिएगा। हर एक पार्ट को इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने बीच रखूंगा, और वो शानदार ट्रिक्स और थॉट्स के साथ में रखूंगा कि आप भी याद रखोगे कि सर सच में क्या बाउंडलेस एकेडमी ने एक शानदार टीम हमारे मंच पर उपस्थित की है। तो ये देखो एक एक चीज पर। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, करंट की क्लास जो है वो हमारी मॉर्निंग में यानी कि सुबह 7 बजे से हो ही रही है। हर एक विद्यार्थी को ज्वाइन करनी है। और याद रखिएगा, मॉर्निंग में 8 बजे से फिर हमारा ये बैच शुरू हो जाएगा, जिसमें जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, आप लोगों को साइंस, हर एक क्लास देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम राजस्थान की भूगोल वाले पार्ट की बात करेंगे, फिर हम कला संस्कृति की बात करेंगे, फिर हम राजस्थान के इतिहास की बातें करेंगे, अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे, और बीच बीच में जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उस टॉपिक को हम आपके बीच रखते रहेंगे। तो क्लियर है? क्या आप सब तैयार हो? यदि तैयार हो तो जल्दी से मुझे थंब का इमोजी भेज दीजिएगा और बताइएगा कि अब आप पूर्ण रूप से इस साल नौकरी लेने के लिए तैयार हो। देखो, मैं आपके सामने शुरुआत करता हूं। आप जो है अपना काम करते रहिएगा। पेन और कॉपी आप लोगों को लेकर के बैठने हैं, ताकि यदि कोई ऐसी बात आए कि जिसको आप नहीं जानते तो उसको तुरंत क्या कर लेना है मेरे साथियों, नोट कर लेना है। अब आप आ जाइएगा राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, ये देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि सर एक शब्द आता है भूगोल, और याद रखिएगा इस भूगोल को अंग्रेजी में कहा जाता है जियोग्राफी। क्या कहा जाता है मेरे मुन्ना? आप कहोगे कि सर जियोग्राफी कहा जाता है। और याद रखना, ये जो जियोग्राफी शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें एक शब्द तो छिपा हुआ है जियो, और एक जो शब्द है ना वो शब्द छिपा हुआ है ग्राफी। आप लोग जानते हो कि सर जियो जो होता है, इस जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ये जो ग्राफी है, इस ग्राफी का अर्थ होता है मेरे दोस्तों वर्णन करना, या फिर आप लोग कहोगे
अध्ययन करना। इसका मतलब गुरुजी हम हमारी पृथ्वी के बारे में, हम अपनी पूरी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जो वर्णन करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, वही हमारी क्या रहेगी, जियोग्राफी रहेगी। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक शब्द आता है गुरुजी, यानी कि इसी का मैं हिंदी में रूप लिख देता हूं, भूगोल। आप जानते हो कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल का मतलब होता है एक गणितीय संरचना। बिल्कुल गुरुजी। अब आप लोग कहोगे कि सर सबसे पहले तो हमें आप ये बताओ कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है कि उस सब्जेक्ट का पिता कौन होता है या उस सब्जेक्ट का जनक कौन होता है। चाहे आप इतिहास पढ़ो, चाहे आप भूगोल पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहले उसके इतिहास की चर्चाएं होती हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि इस भूगोल का पिता या भूगोल का जनक जो हम कहते हैं, उस व्यक्ति का नाम आता है हिकेटियस। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों, हिकेटियस आता है। याद रखिएगा इस हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना, यदि ये क्वेश्चन आपके बीच ऐसे आ जाए कि बताइए व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं, क्या मेरे दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखना व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हो जाएगा इरेटोस्थनीज। क्या नाम हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। देखो इनके पिता आपको जरूर याद रखने हैं, चाहे आपसे वो भूगोल के पिता पूछे तब तो आपका आंसर रहेगा हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का पिता पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त इरेटोस्थनीज। इसके अलावा कई सारी बातें अभी मुझे और बतानी है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं गुरुजी, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम हो जाएगा पृथ्वी। आप कहोगे कि बिल्कुल सर हम जिस ग्रह पर रहते हैं ना वो ग्रह हमारा कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर वो ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। और मेरे दोस्त याद रखिएगा कि इस पृथ्वी के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा कि बताइए हमारी पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाला व्यक्ति कौन था। बिल्कुल गुरुजी, ये तो हमने आज तक पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन अब बात वो आती है कि इस पृथ्वी को गोल बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर आते हैं जिनका नाम आता है गुरुजी, आप कहोगे कि सर एक तरीके से मैं बात करूं तो पाइथागोरस। क्या नाम आता है, आप कहोगे कि सर पाइथागोरस आता है। आपने पाइथागोरस की प्रमेय तो पढ़ी होगी ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उन्हीं ने बताया था सबसे पहले कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसी है मेरे दोस्तों, गोल है। इसके अलावा याद रखना विभिन्न प्रकार के अलग अलग मत दिए गए हैं। बात आती है कि बताइए सबसे पहले पृथ्वी को कहा गया कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी नारंगी के जैसी है। और मेरे दोस्त याद रखिएगा सबसे पहले पृथ्वी को नारंगी के जैसी बताने वाले जो व्यक्ति थे वो हो जाएंगे आपके न्यूटन। जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी लैंग्वेज में आंसर निकाल दो। यदि पृथ्वी को गोल पूछता है तो पाइथागोरस, यदि पृथ्वी की संरचना नारंगी के जैसी पूछता है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। जबकि याद रखिएगा कि सबसे पहले पृथ्वी को नासपति की संरचना में बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है जेम्स जीन। और उस जेम्स जीन ने बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है ना वो नासपति के जैसी है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। पेन कॉपी साथ लेकर के जरूर बैठने हैं आपको, ताकि नई बात यदि आपको कोई लगती है जो आपके नोट्सों में नहीं है उसको आप तुरंत उसके अंदर क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो सबसे पहले पृथ्वी को गोल किसने बताया मेरे दोस्त, पाइथागोरस ने। नारंगी के जैसी न्यूटन ने। नासपति के जैसी जेम्स जीन ने। जबकि सबने मिलकर के कहा कि पृथ्वी की ये संरचना चलो ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है ना वो हमारी पृथ्वी दीर्घ वृत्तीय चपटाकार है। आपने मटका तो देखा होगा ना, तो याद रखना उस मटके की आकृति की
हमारी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? आप कहोगे कि सर पृथ्वी हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी। तो पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाले व्यक्ति पाइथागोरस, नारंगी के जैसी बताने वाले व्यक्ति न्यूटन, नाशपति के जैसी जेम्स जीन, और दीर्घवृत्तीय चपटाकार बताने वाले कौन हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर ये अपने हो जाएंगे सभी भूगोलवेत्ता एक तरीके से। इसके अलावा आगे फिर देखो, यदि मैं आपसे बात करता हूं कि इस पृथ्वी का यदि हमें अध्ययन करना है, तो गुरुजी हम इस पृथ्वी का अध्ययन किस संरचना के आधार पर करेंगे? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि इसका अध्ययन जो हम करते हैं वो अध्ययन या तो हम करते हैं ग्लोब की संरचना के आधार पर। किसकी संरचना के आधार पर? ग्लोब की संरचना के आधार पर। या फिर इसका जो अध्ययन किया जाता है ना, वो अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्तों मानचित्र के आधार पर, मैप के आधार पर। बिल्कुल क्लियर है ना? या तो हम इसका अध्ययन किसके आधार पर करेंगे? आप कहोगे कि सर ग्लोबीय संरचना के आधार पर करेंगे, या फिर हम इसका अध्ययन किसके आधार पर करेंगे? मानचित्र के आधार पर करेंगे। तो याद रखना, यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए सबसे पहले ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति कौन था, जिसे ग्लोब का निर्माता कहते हैं मेरे दोस्त, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जॉर्ज बेहेम। क्या नाम आ जाएगा? जॉर्ज बेहेम। अब आप खुद देख सकते हो कि सबसे पहले किसी चीज को बनाना सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है, सबसे कठिन बात होती है। बिल्कुल गुरुजी, ये बात तो सही है कि सबसे पहले किसी चीज को व्यवस्थित करना। अब इस जॉर्ज बेहेम ने हमारी पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित कर दिया, तो आप कहोगे कि बिल्कुल गुरुजी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। और वैसे भी आप देखते हो कि जब कोई एक काम को करने में सफलता प्राप्त की जाती है ना, तो उससे पहले भी कई आदमी अपनी मेहनत कर चुके होते हैं। जैसे विज्ञान में आप आवर्त सारणी पढ़ते होंगे, उस आवर्त सारणी को कितने सारे वैज्ञानिकों ने जमाने का काम किया। कभी गुरुजी त्रिक नियम पर आता है, कभी गुरुजी अष्टक नियम दिया जाता है, लेकिन अंत में सफलता प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार से याद रखना, हमारे ग्लोब से संबंधित जो सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जॉर्ज बेहेम। जबकि वहीं यदि मानचित्र की बात की जाए तो याद रखिएगा कि यदि आपसे वो पूछ लेता है कि बताइए सबसे पहले सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति हो जाएगा एनेक्जीमेंडर। कौन हो जाएगा? आप कहोगे कि सर एनेक्जीमेंडर हो जाएगा। इसने सबसे पहले विश्व का मैप तैयार किया था, विश्व का नक्शा तैयार किया था। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा सबसे पहले हमारे भारत का नक्शा बनाने वाला व्यक्ति कौन था, भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो मेरे दोस्तों याद रखिए सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति हो जाएगा एनविले। कौन हो जाएगा? आप कहोगे एनविले हो जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार मैं आपको लेकर के चलूंगा। हालांकि याद रखना ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो विवादित हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग उल्लेख मिल सकता है। यदि आप इनको कहीं सर्च करने की कोशिश करोगे तो वहां भी अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आंसर वो थॉरिटिकल माना जाएगा जिसको हिंदी ग्रंथ अकादमी मानती है। क्यों गुरुजी? जब आप देखोगे कि एनेक्जीमेंडर गुरुजी कोई अब की बात तो है नहीं। अब जैसे पृथ्वी के निर्माण की हम बात करें तो पृथ्वी के निर्माण के समय ना तो मैं था, ना जिन्होंने किताब लिखी है वो थे, केवल उन्होंने अपने अनुभव, अपने मत, अपने सिद्धांतों का ही वर्णन तो किया है। तो यही तो उलझाने वाले प्रश्न होते हैं। या आप लक्ष्य की पढ़ोगे, दक्ष की पढ़ोगे, अरियंत की पढ़ोगे, सिकवाल की पढ़ोगे, तो वहां पर इनमें आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार लिख देते हैं, वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार लिख देते हैं। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी एनसीईआरटी के अनुसार जो डाटा सही माना जाएगा ना, आपको वही डाटा लेकर के चलना है। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा सबसे पहले विश्व का मैप बनाने वाला व्यक्ति था एनेक्जीमेंडर, और सबसे पहले भारत का नक्शा बनाने वाला व्यक्ति हो जाएगा एनविले। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यदि आपसे पूछ लेता है, अब देखो आपके क्वेश्चनों की शुरुआत होती है कि बताइएगा सर्वप्रथम भारत के मानचित्र को, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि सर्वप्रथम भारत के मानचित्र को
विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था। अब मेरे व्यक्तियों याद रखना, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पहले भारत का नक्शा किसने बनाया, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पहले विश्व का नक्शा किसने बनाया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सबसे पहले भारत का जो मानचित्र था, भारत के मैप को वर्ल्ड के मैप पर दर्शाने वाला आदमी कौन था? तो याद रखिएगा, उसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त टॉलमी। क्या नाम हो जाएगा? टॉलमी। इस टॉलमी ने सबसे पहले भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। जबकि याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके बीच रखता हूं, और ये तो हमारे वो क्वेश्चन है जो हर भारतवासी को पता होने चाहिए। याद रखना, यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा सर्वप्रथम भारत की आकृति पतंगाकार किसने बताई, तो मेरे मुन्ना याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत की आकृति पतंगाकार बताने वाला व्यक्ति कौन था? आप लोग देखते होंगे कि सर हमारा जो भारत है, उस भारत के बारे में जब हम देखते हैं तो आप लोग कहोगे कि सर इस प्रकार से, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके सामने भारत का मैप बना करके बताता हूं कि क्या कंडीशन होगी। ये देखो, मैंने आपसे कहा कि मान के चलो गुरुजी, ये क्या हो जाएगा अपना, ये अपना भारत हो जाएगा। इस भारत को हम लोग लेकर के चलते हैं तो आप लोग देखोगे इस संरचना में आपको अपना भारत जो है ना, वो भारत दिखाई देगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। ये देखो, इस संरचना में आपको अपना क्या दिखाई देगा मेरे दोस्तों? भारत। तो इस भारत की आकृति को सबसे पहले पतंग के जैसी बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, उसका नाम आता है स्ट्रैबो। क्या नाम आता है? स्ट्रैबो। इस स्ट्रैबो ने सबसे पहले हमारे भारत की आकृति कैसी बताई थी? पतंगाकार बताई थी। क्लियर है ना? बिल्कुल। देखो, ये वो क्लास है जो आपके पेशेंस को दिखाएगी कि आपके अंदर पढ़ने का पेशेंस कितना है। कई बार तो बच्चे क्या करेंगे, क्लास में आएंगे, वो देखेंगे कि सर जी तो हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं, वो आदमी चले जाएंगे। याद रखना, भ्रम में नहीं आना है। ये आपकी यूट्यूब की दुनिया में शायद ऐसी पहली क्लास होगी जिसमें हाथों से लिख करके पूरी जी के पढ़ाई जाएगी। अब आप खुद देखो, खुद महसूस करोगे, पीपीटी से तो दुनिया पढ़ा देती है, पीछे में छाप लाया आपके सामने ला करके बोल दिए, वो पढ़ाना थोड़ी है। असली कंटेंट का पता तो यहाँ लगेगा। पढ़ो, एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी से होगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला व्यक्ति हो जाएगा टॉलमी, और सबसे पहले भारत की आकृति पतंगाकार बताने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? स्ट्रैबो हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, नोट डाल करके एक बात अब मैं आपको राजस्थान पर लेकर के आता हूं। आप लोगों ने राजस्थान तो देखा होगा ना? बिल्कुल गुरुजी, राजस्थान तो हम सबने देखा है, क्योंकि रंगीलो राजस्थान हमने खूब सुना है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि राजस्थान की आकृति सबसे पहले पतंगाकार किसने बताई थी? क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने? बोल रहा हूं कि बताइए, सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखना, ये वो क्वेश्चन है जो अब तक 2-3 बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की आकृति को पतंगाकार बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो मेरे दोस्तों, उस महान व्यक्ति का नाम हो जाएगा टी.एच. हेंडले। क्या नाम हो जाएगा? टी.एच. हेंडले हो जाएगा। क्लियर है ना? एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बातें मैंने आपके सामने बताई हैं। जियोग्राफी की शुरुआत की है, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। बिल्कुल गुरुजी, भूगोल, भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब कैसी है? गोल है गुरुजी। तो याद रखना, भूगोल के जनक हो जाएंगे हिकेटियस, और व्यवस्थित भूगोल के जनक हो जाएंगे एरेटोस्थनीज। इसके अलावा मैंने आपके लिए बताया है पृथ्वी के बारे में कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी को गोल बताने वाले व्यक्ति हो जाएंगे पाइथागोरस। सबसे पहले पृथ्वी को नारंगी के जैसी बताने वाले व्यक्ति हो जाएंगे न्यूटन,
और सबसे पहले नाशपति के जैसी बताने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जेम्स जीन। और जबकि पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी है मेरे मुन्ना, तो दीर्घवृत्तीय है, चक्राकार हो जाएगी। पृथ्वी का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता है, ग्लोबीय संरचना के आधार पर और मानचित्र के आधार पर। सबसे पहले ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बेहेम। नाम याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। ग्लोब के बारे में पूरा ग्लोब में आपको पढ़ाऊंगा। मानचित्र से भी संबंधित याद रखिएगा कि सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति हैं एनेक्जिमेंडर। सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति हैं एनविले। और याद रखिएगा सबसे पहले हमारे इंडिया के मैप को वर्ल्ड के मैप पर दर्शाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे टॉलमी। और सबसे पहले भारत की आकृति को पतंगाकार बताने वाले व्यक्ति रहेंगे स्ट्रेबो। और सबसे पहले राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे? आपके टीएच हेंडले रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, जुड़े रहिएगा सभी साथी। अभी तो मजा आएगा क्लास में, अभी तो क्लास की शुरुआत है। आप देखो मेरे दोस्त, आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने करता हूं, क्योंकि जब पिताओं की ही बात कर रहे हैं तो आपने भूगोल के तो पिता देख लिए, इतिहास के भी पिता देख लीजिएगा। बिल्कुल गुरुजी। तो याद रखना, यदि आपसे वो पूछ लेता है कि बताइएगा विश्व इतिहास के पिता कौन है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि विश्व इतिहास के जो पिता हो जाएंगे ना मेरे दोस्त, उनका नाम रहेगा, आप कहोगे गुरुजी क्या कहेंगे? आप कहोगे गुरुजी हेरोडोटस। बिल्कुल, क्या नाम रहेगा? हेरोडोटस। इस हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक या विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखना, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेरे दोस्त पुस्तकों को याद रखना, हर एग्जाम में एक दो किताबें पूछ ली जाती हैं। तो पुस्तक इन्होंने लिखी थी कौन सी? आप कहोगे कि सर हिस्टोरिका। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? हिस्टोरिका। तो याद रखिएगा कि हिस्टोरिका या द हिस्ट्रीज, कौन सी किताब? इसी किताब का नाम हो जाएगा द हिस्ट्रीज। तो याद रखिएगा हिस्टोरिका या द हिस्ट्रीज नाम की किताब लिखी थी हेरोडोटस ने। और इनको क्या कहा जाता है? इनको विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। वही याद रखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना, भारतीय इतिहास का पिता पूछ रहा है। तो भारतीय इतिहास का जो पिता कहते हैं वो हम कहते हैं किसको? आप कहोगे कि सर वेद व्यास जी को। किसको कहते हैं? वेद व्यास जी को कहते हैं। और मेरे दोस्त याद रखना कि वेद व्यास जी ने किसकी रचना की थी? तो आप कहोगे कि सर इन्होंने महाभारत की रचना की थी, जो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो भारतीय इतिहास के पिता वेद व्यास हो जाएंगे, विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम रहेगा हिस्टोरिका। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द भी हमें हिस्टोरिका में ही देखने को मिलता है। और भारतीय इतिहास के पिता रहेंगे मेरे मुन्ना वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। जल्दी से कमेंट करके बताओ राजस्थान इतिहास के पिता किसे कहेंगे? मैं तो आपके सामने बता ही रहा हूं, लेकिन देखते हैं कि कितने विद्यार्थी मुझसे पहले जवाब देते हैं। विश्व इतिहास का पिता हो गया, भारतीय इतिहास का पिता हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान इतिहास का पिता। देखते हैं कोई विद्यार्थी जवाब दे पाया है क्या? आपके लिए क्या आंसर आए हैं आपके? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या हेरोडोटस हिस्टोरिका? अरे मेरे मुन्ना ये तो हमने बता दी। अब मैं पूछ रहा हूं राजस्थान इतिहास का पिता। तो याद रखिएगा राजस्थान इतिहास के पिता हो जाएंगे मेरे दोस्त कर्नल जेम्स टॉड। कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टॉड हो जाएंगे। ये वही कर्नल जेम्स टॉड है मेरे दोस्त जिनको जाना जाता है घोड़े वाले बाबा के नाम से। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से। याद रखना कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जो किताब लिखी थी, अपनी जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आता है द एनाल्स। क्या नाम आता है मेरे दोस्त? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। याद रखना
द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इस किताब का नाम है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो याद रखिएगा, विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, किताब लिखी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। भारतीय इतिहास के पिता वेद व्यास, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? महाभारत का लिखा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जेम्स टॉड, बिल्कुल मेरे दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो क्वेश्चन आज तक किताबों से बाहर है, सुन लीजिएगा अच्छे से। कर्नल जेम्स टॉड, नाम से ही पता लग रहा होगा अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज। कर्नल जेम्स टॉड मूल रूप से कहां का निवासी था? ये क्वेश्चन अभी ग्रेड 2 एसएसटी के फर्स्ट पेपर में आया है। तो याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड मेरे दोस्तों, एक जगह आती है स्टीलिंगटन। कौन सी जगह है? स्टीलिंगटन। कहां पर पड़ती है? इंग्लैंड में पड़ती है। ये आदमी स्टीलिंगटन का निवासी था। भारत कब आया था? तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल गुरुजी, खूब नाम सुना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के रूप में ये हमारे भारत में आया था। कैसे आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के रूप में ये हमारे भारत आया, राजस्थान आया, राजस्थान को घूमा, किताब लिख के तैयार कर दी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब जिस प्रश्न की चर्चा कर रहा था, वो प्रश्न आपके बीच रखता हूं। अंग्रेज है, तो अगला आदमी किताब को कौन सी भाषा में लिखेगा? तो आप कहोगे कि सर अंग्रेजी भाषा में लिखेगा। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा इस किताब का हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यदि आपसे मैं चर्चा कर लेता हूं कि इस किताब का हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर लेता हूं ताकि मेरा भी काम हो जाए और आपको भी साफ साफ दिखाई दे। ये लो, ठीक है, बिल्कुल दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो अब मैं आपसे ये चर्चा करने वाला था कि इस किताब का हिंदी में अनुवाद किसने किया। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं गुरुजी। एक का नाम तो आ जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें हम प्यार से GH ओझा कहते हैं। एक दूसरा व्यक्ति हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा बलदेव प्रसाद मिश्र। क्या नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों? बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इनकी इस किताब का द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में क्या किया है? अनुवाद किया है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, सारी बातें क्लियर हो गई। आपने तो हमारे विश्व इतिहास भी आपने बता दिया, राजस्थान इतिहास भी आपने बता दिया, और भारत का इतिहास भी आपने हमें बता दिया है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं मेरे साथियों, और आगे की तरफ चलते हैं तो आगे की तरफ देखिएगा अब और क्या क्या बातें होती हैं। देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों के बीच में एक शब्द लिखा है, और वो शब्द आपका आता है मेरे दोस्तों ग्लोब। क्या शब्द आता है? आप कहोगे कि सर ग्लोब आता है। और आप लोग जानते हो, मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति कौन था, ग्लोब का निर्माता किसे कहेंगे, तो उस व्यक्ति का जो नाम आता है वो आपके सामने रहेगा जॉर्ज बेहेम। क्या नाम रहेगा मेरे दोस्तों? आप कहोगे कि सर जॉर्ज बेहेम रहेगा। और याद रखिएगा, अब इस जॉर्ज बेहेम ने हमारे ग्लोब के बारे में कहा है कि इस पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे। एक जो रेखाएं हो जाएंगी उन्हें तो हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे मेरे दोस्तों? अक्षांश रेखा कहेंगे। और एक जो आपके लिए आती है वो रेखा आपकी कौन सी हो जाएंगी, तो आप कहोगे कि सर देशांतर रेखा हो जाएंगी। तो एक तो हो जाएंगी अक्षांश रेखा और एक कौन सी हो जाएंगी? देशांतर रेखा हो जाएंगी। अब आप सब इनके बारे में तो जानते होंगे ना कि जो रेखाएं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं उन्हें तो कहते हैं अक्षांश, और जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर। कहने का मेरा मतलब यह है कि मान के चलो ये आपका ग्लोब है। क्या हो गया मेरे दोस्तों?
आपने कहा कि बिल्कुल सर, ये जो है ना, ये हमारा ग्लोब हो गया, और इस ग्लोब पर अब हम जिन रेखाओं को पूरब से पश्चिम की तरफ खींचेंगे, किधर से किधर खींचेंगे, आप कहोगे कि सर पूरब से पश्चिम में खींचेंगे, वो तो हमारी हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। याद रखना, क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। और जिनको हम लोग उत्तर से दक्षिण में खींचेंगे, वो हमारी हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। ये लो, ये आपका काम यहां से यहां के बीच में हो गया है। बिल्कुल, ये लो, ये आपका काम यहां से यहां के बीच में हो गया है। ये लो, तो इस प्रकार से जो हम रेखाएं खींचते हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो रेखा प्रॉपर पृथ्वी के बीच में होकर के खींची जाती है, उस रेखा को कहते हैं मेरे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश। या फिर याद रखना, इसी रेखा को कहते हैं भूमि के बीच में होकर के जाती है। कौन सी रेखा? आप कहोगे कि सर भूमध्य रेखा। बिल्कुल गुरुजी, 0 डिग्री अक्षांश कहो या भूमध्य रेखा कहो। अब इसके ऊपर की तरफ जब आप चलोगे तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा ना, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग होगा ना, याद रखिएगा, उसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि याद रखना, ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे वो सब के सब उत्तरी अक्षांश होंगे, नीचे के जितने भी अक्षांश होंगे वो सारे के सारे आपके दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। बिल्कुल भूमध्य, बिल्कुल याद रखना तपेंद्र मीना, बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। इसके अलावा याद रखना, ऊपर की तरफ यहां तक चलते चलते जो आप आते हो उसे कहते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ आप जहां तक आते हो उसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। याद रखिएगा, ये आपकी 23.5 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश है जिसका नाम होता है कर्क रेखा। ये आपका 23.5 डिग्री वाला नीचे वाला अक्षांश है जिसका नाम होता है मकर रेखा। ये आपका 66.5 डिग्री वाला ऊपर वाली रेखा है जिसका नाम होता है मेरे साथियों आर्कटिक रेखा। और ये जो रेखा है ना, वो आपकी 66.5 डिग्री नीचे वाली रेखा है जिसका नाम हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। जबकि याद रखिएगा, इधर की तरफ जब आप आओगे तो आप कहोगे कि सर इस प्रकार की जो संरचना होती है ना, याद रखना हमारे ग्लोब पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आप कहोगे कि सर देशांतरीय स्थिति कहेंगे। कौन सी स्थिति कहेंगे मेरे साथियों? देशांतरीय स्थिति कहेंगे। और याद रखना, सभी देशांतर जो होते हैं आपके, यानी कि ध्रुवों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, ध्रुवों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, मतलब ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। प्रॉपर बीच में होकर के जो रेखा जा रही है वो आपकी हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। या फिर याद रखना, इसी रेखा को क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं मेरे साथियों? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब आप देखोगे कि सर इस प्रकार से जो आपकी रेखाएं होती हैं जो कि दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे से मिली हुई अवस्था में होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर देशांतर कहते हैं। इस तरीके से जो संरचनाएं आपके सामने मैंने बनाई है वो संरचनाएं आपकी किसकी हो जाएगी? देशांतरों की हो जाएगी। हाँ, इस रेखा से इधर का जो भाग होगा, एक इस रेखा से इधर वाला भाग होगा। तो याद रखना इनके बारे में कि इस रेखा से इधर वाला जो भाग होगा ना, उसे हम लोग कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। इधर की तरफ जितने भी देशांतर होंगे उन सबको कहेंगे पूर्वी देशांतर, और इधर की तरफ जितने भी आपके देशांतर होंगे, जितना भी आपका भाग होगा, उसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और याद रखना, इधर की तरफ जितने भी आपके देशांतर होंगे उन सबको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक एक बात पर। ये देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज पर चर्चा करूंगा जहां से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आएंगे,
जिन्हें आप लोग बोल रहे हो अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा मेरे दोस्तों? आप कहोगे कि सर अक्षांश रेखा। बिल्कुल, ये देखो अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। तो आप कहोगे अक्षांश रेखा गुरुजी ग्लोब पर खींची गई या ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर, अब पश्चिम से पूरब कह दो या पूरब से पश्चिम कह दो, कैसे भी कह दो, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल, देखो प्रॉपर वो नोट्स बनवाए जाएंगे। जिस कोचिंग को आप 5,000 7,000 10,000 दे करके करते हो ना, वो कोचिंग आपको यहाँ पर फ्री दी जाएगी यूट्यूब पर। अब आप खुद देखो, आप खुद कहोगे कि सर सच में बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। देखो हाँ, तो अब आप देखो जिसको आप 10,000 5,000 दे करके करते हो ना, वो काम आपके सामने यहाँ पर फ्री में हो रहा है। आप देखो, और वो भी विधिवत तरीके से। रोजाना लाइव क्लास में आप लोगों के बीच में पेन कॉपी लेकर के बैठो, अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो। वायदा है कंप्लीट नोट्स बना दिए जाएंगे आपके। आगे देखो, आपने हमसे कहा कि सर ये लो, ये हमारी हो गई थी। आपने हमें बताया था कि पृथ्वी क्या हो गई थी मेरे दोस्तों? आप कहोगे कि सर ये हमारी हो गई थी पृथ्वी। और इस पृथ्वी के बारे में आपने हमें बताया था कि इसके बीच में होकर के जो एक रेखा खींचते हैं। अब देखो, पेशेंस तो मेरे विद्यार्थियों आपको रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के तो कुछ भी होने वाला है भी नहीं मेरे भाई। एक रेखा आपने यहां पर होकर के खींच दी, एक रेखा आपने यहां पर होकर के खींच दी, एक जो रेखा है आपने यहां पर होकर के खींच दी। बिल्कुल गुरुजी। एक जो रेखा है आपके सामने मैंने यहां पर होकर के खींच दी। बिल्कुल गुरुजी, सही बात है, यहां पर होकर के एक रेखा हो गई। और एक जो रेखा है ना, वो आपकी यहां पर होकर के हो गई। अब आप खुद देखो, 1 मिनट आगे की तरफ मैंने आपको बताया था इस वाली का नाम होगा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी जिसे हम कह सकते हैं। ये वाली रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि कर्क रेखा। ये वाली रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री नीचे यानी कि मकर रेखा। ये वाली रेखा हो जाएगी 66.5 डिग्री ऊपर यानी कि आर्कटिक रेखा। ये वाली जो रेखा है ना, वो वाली हो जाएगी 66.5 डिग्री नीचे यानी कि आपकी अंटार्कटिक रेखा। क्लियर है? यहां पर आपका हो जाएगा गुरुजी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। और याद रखिएगा, यहां पर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, या जिसे हम लोग कहेंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब आप देखो, यहां से अब कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और मैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आपको मैं कुछ बताने वाला था। अब यहां से यदि आपने सारी चीजें क्लियर कर ली तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बिल्कुल, अजय कुमार मीना, गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। तपेंद्र कुमार मीना जी सर, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे। क्लियर है सभी का? बिल्कुल सर जी। इकोनॉमी का जनक, अच्छा क्या पूछ रहे हो मेरे दोस्तों? किस वाली का बताएं आपको? अर्थशास्त्र वाली का बताएं या फिर आपको हम यानी कि इंडियन वाली का बताएं या राजस्थान का बताएं? मुझे इतना बता दो। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। आगे देखो, हाँ, तो ये मैं आपके सामने बताने वाला था कि यहां से जो है ना गुरुजी वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। ये देखो, अच्छा किस वाली अर्थशास्त्र की बात कर रहे हो मेरे भाई? अच्छा, टोटल अर्थशास्त्र की बात कर रहे हो, फादर ऑफ इकोनॉमी। याद रखना, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है आपके विलियम स्मिथ को। किसको मेरे दोस्तों? जो आपके स्मिथ है ना, उस स्मिथ को क्या कहा जाता है, या फिर जिसे आप लोग एडम स्मिथ भी कह सकते हो, उसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं।
इसको भी यदि आप लिखना चाहो इन जनकों के अंदर तो लिख देना यहां पर कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कौन हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, ये लो क्या लिख रहा हूं, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक लिख देना मेरे दोस्तों एडम स्मिथ। क्लियर है ना मेरे भाई। अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो आपके एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्लियर है क्या, मुझे बताओ यहां तक की सारी बातें। बिल्कुल गुरुजी, अब तो यहां तक की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए ना। बिल्कुल, चलो ठीक है, हाँ एडम स्मिथ हो जाएगा तपेंद्र कुमार मीना। चलो अब मैं आपके सामने ये बात बताने वाला था कि यहां पर जब आप चलोगे तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखो, यदि आपसे वो पूछ लेता है कि बताइए हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। अब देखो एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्या पूछ रहा है कि बताइए पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। आपके सामने ऑप्शन भी ऐसे रखता है कि आप वहां पर एक तरीके से क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि सर टोटल यदि हमसे वो अक्षांश पूछ लेता है तो कितने हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि सर ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं पर 1 डिग्री भी रहा होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तभी तो चलते चलते 90 डिग्री हुए हैं। उसी प्रकार से नीचे की तरफ की बात करते हैं तो गुरुजी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जाते जाते 90 डिग्री हुए हैं। टोटल अक्षांशों की बात कर रहा है तो याद रखिएगा 1 से लेकर के 90 तक मेरे मुन्ना 90 तो हो जाएंगे ऊपर, और याद रखना 1 से लेकर के नीचे 90 तक 90 हो जाएंगे नीचे। और एक जो आपका अक्षांश बचा है ना, वो अक्षांश आपका बचा है 0 डिग्री वाला। तो यदि हमसे वो टोटल अक्षांश यदि पूछता है तो आप लोग बता देना कि सर 90 प्लस 90 प्लस 1, 90 90 180 और 1 181। याद रखना यदि हमसे पूछता है कि बताइए हमारी पृथ्वी पर टोटल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो आपका आंसर जाएगा 181। जबकि याद रखिएगा यदि हमसे वो पूछ लेता है कि बताइए हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, क्या पूछ लेता है कि बताइए पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो याद रखना बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर गलती कर देते हैं। वो गलती क्या कर देते हैं सर, ऑप्शन में ऐसे ही देता है 180, 181, 179, लेकिन याद रखिएगा कुल अक्षांश रेखाएं आपकी रहेंगी 179। कितनी रहेंगी, 179 रहेंगी। देखो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। यदि आपसे वो टोटल अक्षांश पूछता है तब तो बताने हैं 181, और यदि आपसे वो टोटल अक्षांश रेखाएं पूछता है तो आपको कितनी बतानी है मेरे दोस्तों, 179 बतानी है। 179 क्यों बतानी है, इसलिए बतानी है क्योंकि गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या गुरुजी कि रेखा अलग चीज होती है और आपकी बिंदु अलग चीज होती है। बिंदु यानी कि इसी का पर्यायवाची होता है गुरुजी ध्रुव, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं पॉइंट। रेखा तो आपने देखी होगी कि ऐसी संरचना, इनको तो कहते हैं रेखा, जबकि इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे कहते हैं बिंदु या पॉइंट या ध्रुव। अब आप खुद देखो, मैंने यहां पर आपको ये कोई रेखा थोड़ी बताई है, ये तो एक पॉइंट ही तो है, तभी तो इसका नाम उत्तरी ध्रुव है। यहां पर मैंने आपको ये जो बताई है ये आपका एक पॉइंट ही तो है, तभी तो इसका नाम ध्रुव है। तो याद रखिएगा कि 181 में से कितना माइनस कर देंगे मेरे साथियों, 2, तो कितना बचेगा, 179 बचेगा मेरे राजा। कितना बचेगा, 179। तो यदि आपसे वो कुल अक्षांश पूछे तब तो आंसर आपको देना है 181, कुल अक्षांश रेखा पूछे तो आपको आंसर देना है 179। क्लियर है ना। देखो गलत नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बिल्कुल क्लियर है क्या यहां तक की सारी बातें। बिल्कुल गुरुजी, यहां तक की तो हमारी सारी बातें क्लियर हो गई, और होनी भी चाहिए। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे, मुझे इतना तो बता दो मेरे यार, कि ही मैं आपके सामने परेशान हो रहा हूं, इतना एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहा हूं और आप लोग कहीं नोट्स ही नहीं बना रहे हो। नोट्स बनाने की शुरुआत कर देना। देखो क्या बताया है,
राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। भूगोल, ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनाए जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। भूगोल के पिता हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल के पिता आपके हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताया पाइथागोरस ने। नारंगी के जैसी न्यूटन ने, नाशपति के जैसी जेम्स जीन ने। दीर्घ वृत्तीय चपटाकार वैसे हमारी पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी का अध्ययन या तो ग्लोब के आधार पर या मानचित्र के आधार पर। सबसे पहले ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति जॉर्ज बेहेम। सबसे पहले विश्व का मानचित्र एनेक्जिमेंडर। सबसे पहले भारत का मानचित्र एनबिले। और सबसे पहले भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे टॉलमी। सबसे पहले भारत की आकृति पतंगाकार बताई है स्ट्रेबो ने। और याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताने वाले व्यक्ति हो जाएंगे टीएच हेंडले। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी। इतिहास की मैंने बात की है, विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस, हिस्टोरिका लिखी थी। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। स्टीलिंगटन इंग्लैंड का निवासी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के रूप में भारत आया था। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी किताब रही, जिसका हिंदी में अनुवाद जीएच ओझा और बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया। भारतीय इतिहास का पिता वेदव्यास, किताब लिखी थी महाभारत। अर्थशास्त्र का पिता हमसे जैसा कि पूछा था किसी विद्यार्थी ने, तो हमने आपको बता दिया है एडम स्मिथ हो जाएगा। ग्लोब अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति जॉर्ज बेहेम हो जाएगा। इस तरीके से आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, इस तरीके से आपकी देशांतर रेखाएं हैं। सबसे पहले हमने आपको अक्षांश रेखाएं बताई हैं कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181 हो जाएंगे, कुल अक्षांश रेखाएं 179 आपके हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही नोट्स बना रहे हो, बहुत बढ़िया, नोट्स जरूर बनाते रहना साथ साथ में। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, यहां तक की हमारी सारी बातें क्लियर हैं। कुल अक्षांश रेखा 179, कुल अक्षांश अक्षांश 181 और टोटल अक्षांश रेखा जो आपकी रहेंगी वो आपकी रहेंगी 179। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं क्या? बिल्कुल गुरुजी, यहां तक की तो हमारी सारी बातें क्लियर हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी क्लास यहीं तक। यहां से आगे मिलते हैं इंडियन जीके के साथ में। शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा रहा हमारा सेशन जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए, ताकि परमानेंट आपके कमेंट में दिखाई दे। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, उन विद्यार्थियों को भी बता दीजिएगा कि जहां पर अब आप लोग 5000, 7000, 10,000 देकर के पढ़ रहे हो ना, वहां पर जीके वाले जो सर हैं वो अब खुद यानी कि गुरुजी क्लास की शुरुआत उन्होंने कर दी है पूरी व्याख्या के साथ में। और एक एक बिंदु पर आपके सामने चर्चा करूंगा। राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कास्ट संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, हर एक चीज पर चर्चा करूंगा, चाहे राजस्थान का अर्थशास्त्र हो। आज के लिए मेरे दोस्तों मेरी क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते इतना ही कह के जाऊंगा कि सरकारी नौकरी आपके सामने एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सरकारी नौकरी आपके सामने एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहां रह गई पिछली बार, उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार। मिलते हैं शाम 7 बजे और फिर मॉर्निंग में 7 बजे। 7-7 का टाइम याद रखिएगा। अभी आपके सामने अगली क्लास की शुरुआत होने वाली है। बने रहिएगा प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।